जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल सोशियोलॉजी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय समाज शास्त्रियों में एक प्रमुख समाज शास्त्री लुई ड्यूमा के बारे में। आज का टॉपिक एमए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होगा। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लुई ड्यूमा का भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या योगदान है। इस पर चर्चा करने से पहले हम लोग संक्षिप्त रूप में लुई ड्यूमा के जीवन परिचय के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लुई ड्यूमा जो है वो एक प्रख्यात समाजशास्त्री, इंडोलॉजिस्ट और मानवशास्त्री थे। ड्यूमा यद्यपि फ्रांसीसी थे, लेकिन उन्हें आधुनिक भारतीय समाज में विशेष स्थान प्राप्त है। यानी फ्रांस में पैदा होने के बावजूद लुई ड्यूमा को भारतीय समाजशास्त्रियों में एक प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगर उनके जन्म की बात करें तो ड्यूमा का जो जन्म है वो 1 अगस्त 1911 को सलोमिका फ्रांस में हुआ था। और इनके इनके जो पिताजी थे वो रेलवे में इंजीनियर थे और इनके जो दादाजी थे वो एक पेंटर थे, एक बड़े चित्रकार थे। तो इनके दादा का और इनके पिताजी का दोनों के का जो व्यक्तित्व था, उसकी छाप जो है वो ड्यूमा के जीवन पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ड्यूमा का जन्म फ्रांस में हुआ था, लेकिन उन्हें आधुनिक भारतीय समाजशास्त्रियों में एक विशेष स्थान या विशेष दर्जा दिया गया है। और ड्यूमा के बारे में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ड्यूमा को फ्रांस में भारत का विशेषज्ञ भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कभी-कभी शॉर्ट टाइप में या कंपटीशन में पूछा जाता है कि फ्रांस में भारत का विशेषज्ञ किसे कहा जाता है। तो आप इसको नोट कर लें कि लुई ड्यूमा को फ्रांस में भारत का विशेषज्ञ कहा जाता है। अगर हम लोग ड्यूमा की बात करें तो ड्यूमा जो थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि फ्रांस में पैदा होने वाले व्यक्ति जो कि कह लीजिए कि जो पाश्चात्य संस्कृति में पला बढ़ा व्यक्ति, उसने संस्कृत भाषा, जर्मन भाषा, हिंदी भाषा, तमिल भाषा, इस तरह से आप देख रहे हैं कि वो फ्रेंच भाषा के साथ साथ लुई ड्यूमा का जो है वो संस्कृत भाषा पर, जर्मनी भाषा पर और हिंदी, तमिल, ये जो भाषाएं हैं इन भाषाओं पर उनका विशेष अधिकार था। कह लीजिए कि इन भाषाओं के वो जानकार थे। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो संस्कृत भाषा से उनका जो परिचय है, एक बड़े विद्वान है मार्शल मास। तो मार्शल मास के संपर्क में आने से उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी थी। और जब वो 1939 में ड्यूमा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब एक युद्धबंदी के रूप में जब वो जेल में बंद थे, तो वहाँ जेल में बंद होने के दौरान उन्होंने जर्मन भाषा सीखी थी। और इसी तरह से हिंदी और जो तमिल भाषाएं हैं, उन्होंने भारत में अपना अध्ययन कार्य शुरू किया था, तो भारत में आने के बाद उन्होंने यहाँ पर हिंदी भाषा सीखी और तमिल भाषा सीखी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ड्यूमा जो है वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान थे। और उन्होंने अगर भारतीय समाज के संदर्भ में हिंदू धर्म, नातेदारी, जाति व्यवस्था, विवाह आदि का विशेष अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। यानी भारतीय समाज के संदर्भ में उनका जो अध्ययन है वो विशेष रूप से हिंदू धर्म, नातेदारी, जाति व्यवस्था
और विवाह से संबंधित है। तो इस तरह से आप यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने लगभग पूरा का पूरा जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को उन्होंने विस्तार से अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। और शायद इसी कारण से उनके भारतीय समाज में जो उनकी रुचि थी, उसी रुचि के कारण ही जो है वो हम लोग लुई को भारतीय समाजशास्त्रियों में स्थान देते हैं, उनका नाम आता है। अगर उनके अध्ययन विधि की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यूमा जो है वो भारत विद्या शास्त्र परिप्रेक्ष्य से संबंधित हैं। भारत विद्या जो शास्त्र उपागम है, उससे जुड़े हुए विद्वान हैं। लेकिन इसके साथ-साथ उन्होंने क्षेत्रीय कार्य प्रविधि यानी फील्ड व्यू को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया है अपने अध्ययन में। यानी जो ड्यूमा है वो भारत विद्या शास्त्र के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्य विधि को भी अपने अध्ययन में उपयोग में लाते हैं। भारत की में अध्ययन की जो बात है, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ड्यूमा ने भारत में जो नातेदारी व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो हिंदू धर्म है, इसका उन्होंने गहन अध्ययन किया था। और भारत में रह कर के उन्होंने अध्ययन किया था। ये बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन जो पाश्चात्य विचारक हैं, जो पश्चिमी विद्वान हैं, उन्होंने वहीं अपने देश में रहते हुए भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में या भारत की सामाजिक व्यवस्था के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। ड्यूमा शायद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतना डीप स्टडी किया है भारत के बारे में। और उन्होंने 2 बार वो भारत आए। एक बार वो 1949 से 1950 के बीच में उन्होंने क्षेत्रीय कार्य अध्ययन किया था। ये अध्ययन उनका तमिलनाडु में जो एक प्रमलाई जगह है, वहाँ पे कल्लार लोगों की नातेदारी व्यवस्था का उन्होंने अध्ययन किया था 1949 और 1950 के बीच में। इसको हम रिपीट कर देते हैं जिससे आप इसको नोट कर लें। तो 1949 से 1950 का जो दौर है, इस बीच में लुई ड्यूमा जी ने भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रमलाई में कल्लार लोगों का नातेदारी व्यवस्था पर उन्होंने अध्ययन किया था। और उन्होंने इस अध्ययन को, उनकी जो बुक है उसकी जिसकी चर्चा हम अभी आगे आपको दिखेगी स्क्रीन पर, प्रमलाई कल्लर ये साउथ इंडियन कास्ट, इस बुक में उन्होंने तमिलनाडु में जो कल्लार लोग हैं उनकी नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया था। बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी कि ड्यूमा जो हैं वो दक्षिण भारत के साथ-साथ जो है वो उत्तर भारत में भी उनका अध्ययन क्षेत्र रहा है। और उन्होंने 1957-58 के बीच में लगभग 15 महीनों के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गाँव में निवास किया था। और वहाँ पर उन्होंने उत्तर भारत में जो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था है, इसका उन्होंने क्षेत्र आधारित अध्ययन किया था। तो दक्षिण भारत के साथ-साथ उन्होंने उत्तर भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसका उन्होंने अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के दौरान ही उन्होंने ये कहा था कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो पश्चिमी देशों की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है। ज़्यादा हम उनके जीवन परिचय पे डिटेल में नहीं जाएँगे, क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि उनकी जो बुक है होमो हायरार्किकस, इस पे डिटेल में हम लोगों को अध्ययन करना है। लेकिन संक्षेप में हम आपको यहाँ बता दें कि ड्यूमा ने पोकाक के साथ मिल कर के 1957 में एक पत्रिका, एक जर्नल का भी प्रकाशन किया था जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी। कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नाम से उनका ये जो जर्नल है वो आज भी प्रकाशित होता है। और समाजशास्त्र और मानव शास्त्र के क्षेत्र में उनका एक स्तरीय जर्नल के रूप में, एक नेम फेम वाले जर्नल के रूप में आज भी इसको मान्यता मिली हुई है। और ड्यूमा की बात करें तो ड्यूमा जो हैं वो मानव शास्त्री थे, समाजशास्त्री थे और भारत विद्या के वो प्रकांड विद्वान थे। उनकी पुस्तकों में हालाँकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन उन पुस्तकों में जो हैं वो 4-5 पुस्तकें जो महत्वपूर्ण हैं, जिनका उल्लेख किया जाना यहाँ ज़रूरी समझते हैं हम। तो उनमें से जो पहली पुस्तक है उनकी, वो है होमो हायरार्किकस।
जो कि 1970 में पब्लिश हुई थी। और इसी तरह से उनकी एक बुक है रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये भी पुस्तक 1970 में ही प्रकाशित हुई थी। और एक पुस्तक उनकी जो 1977 में प्रकाशित हुई थी, इसका नाम है होमो इक्वेलिस। और एक और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पुस्तक है एसे ऑन इंडिविजुअलिज्म, यानी जो व्यक्तिवाद है, इस व्यक्तिवाद के ऊपर उन्होंने एक बड़ा विस्तार से अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसके साथ एक और प्रमुख पुस्तक है जिसका उल्लेख यहाँ पे नहीं किया गया है, वो है प्रमलाई कलर ये साउथ इंडियन कास्ट, जो कि 1949-50 में जब वो तमिलनाडु में अपना फील्ड वर्क किया था, तो उस फील्ड वर्क की बुक उनकी आधारित है। तो ये जो है अभी तक जो है वो हम लोगों ने ल्यूई ड्यूमा का जो जीवन परिचय है, उनका जो जीवन इतिहास है, लाइफ स्केच है, उसके बारे में हम लोगों ने संक्षेप में चर्चा की। क्योंकि जब तक आप किसी विद्वान का कोई मेरा मानना है कि जब तक आप किसी विद्वान का कोई सिद्धांत पढ़ते हैं, तो जब तक उनके बारे में थोड़ा बहुत उनकी आइडियोलॉजी के बारे में आप परिचित नहीं होते हैं, तब तक उनकी कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं जो उनका होमो हायरार्किकस है बुक, जिसमें उन्होंने जाति संस्तरण का अध्ययन किया है। इस बुक के ऊपर हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा करते हैं। आशा है कि आप को ये वीडियो जो है वो पसंद आएगा। और अगर आपको किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जो होमो हायरार्किकस जो पुस्तक है, इस पुस्तक का पूरा नाम है होमो हायरार्किकस द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशन। ये जो बुक है वो ल्यूई ड्यूमा की एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। आपको बता दें कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक के कारण ही ल्यूई ड्यूमा को भारतीय समाजशास्त्री के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। यानी ये जो बुक है, इस बुक के कारण जो है वो ल्यूई ड्यूमा को भारतीय समाजशास्त्री के रूप में एक सम्मान, उनको एक प्रतिष्ठा मिली हुई है। ये जो पुस्तक है होमो हायरार्किकस, ये पुस्तक जो है वो भारत की जाति व्यवस्था पर आधारित है। और इस पुस्तक में ड्यूमा ने क्षेत्रकारी प्रविधि और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के आधार पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि ये जो होमो हायरार्किकस बुक है, इस बुक में उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, ये जो बुक है वो फील्ड स्टडी और इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दोनों के ऊपर आधारित है। तो ये कभी-कभी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो ल्यूई ड्यूमा है वो भारतीय विद्याशास्त्र उपागम के समर्थक हैं। और जो भारत विद्याशास्त्र उपागम है वो पाठीय परिदृश्य पर जो है, पाठीय अध्ययन पर अधिक जोर देता है। लेकिन ड्यूमा जो है वो उन्होंने अपने अध्ययन में शास्त्रीय अध्ययन के साथ साथ जो क्षेत्र कार्य अध्ययन है उसका भी उपयोग किया था। तो ये जो उनका स्टडी है वो दोनों का मिला-जुला जो है वो मिला-जुला स्वरूप है या मिला-जुला अध्ययन है। ये इस पुस्तक को एक्चुअली ये जो उनकी बुक है होमो हायरार्किकस, इस बुक को हम लोग भारतीय समाजशास्त्र का धर्म ग्रंथ यानी ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी भी कह सकते हैं। यानी ये जो बुक है उनकी, वो एक्चुअली में इतनी प्रसिद्ध बुक है, इतनी महत्वपूर्ण बुक है, या इतना चर्चा में रहने वाली बुक है कि उनके इस महत्वपूर्ण योगदान को के कारण इस बुक को हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट यानी भारतीय समाजशास्त्र का धर्म ग्रंथ भी कहते हैं या कहा जाता है। ये अब अगर हम लोग उनके अध्ययन की बात करें, यानी होमो हायरार्किकस की बात करें, तो इस अध्ययन में ल्यूई ड्यूमा ने पहली चीज़ तो जाति के संबंध में जो दूसरे विद्वानों के द्वारा जो अध्ययन किया गया है उसकी आलोचना की है, उसको अस्वीकार किया है। और उन्होंने कहा कि कोई भी समाज हो, यानी अपने अध्ययन के दौरान, अपने अध्ययन के द्वारा ल्यूई ड्यूमा ये स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी समाज हो
कहीं का भी समाज हो, उसमें किसी न किसी रूप में संस्तरण यानी हायरार्की अवश्य पाई जाती है। अगर आप सामंतवादी व्यवस्था से लेकर के, सामंतवादी समाज से लेकर के आधुनिक वर्ग समाज तक को अगर आप देखेंगे, तो इन सभी प्रकार के समाजों में आपको किसी न किसी प्रकार से हायरार्की आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। और अगर भारत की बात करें, तो ड्यूमा ने कहा कि भारत की जो जाति व्यवस्था है, ये सामाजिक संस्तरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यानी जो इंडियन कास्ट सिस्टम है, ये जो है वो जो हायरार्की सिस्टम है, जो संस्तरण की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जीता जागता जो है वो नमूना है। और इस बारे में उन्होंने कहा कि ये जो भारत में जो जाति संस्तरण है, ये भारत की जो सामाजिक संरचना है, वो यूरोप की जो सामाजिक संरचना है, उससे पूरी तरह से भिन्न है। अगर आप देखें तो यूरोप की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो वर्ग व्यवस्था है, उसमें खुलापन पाया जाता है। जबकि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ पर जो सामाजिक संस्तरण है, उसमें वो बंद प्रकृति का होता है। इसमें एक व्यक्ति का जो स्थान एक बार जो निर्धारित हो जाता है, वो आजीवन उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है, उसमें कोई फेरबदल बदलाव वो नहीं कर सकता है। तो ये इस तरह से ड्यूमा ने ये बताने का प्रयास किया कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो यूरोप की सामाजिक व्यवस्था से भिन्न है। इसलिए भारत की सामाजिक व्यवस्था को, भारत के सामाजिक संरचना को समझने के लिए हमको भारत विद्या शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को अपनाना होगा। भारत का जो भारतीय जो समाजशास्त्री दृष्टिकोण है, उसके आधार पर ही हम भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, यहाँ की जो संरचना है, उसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। भारत की सामाजिक व्यवस्था या भारत की जो जाति व्यवस्था है, इसके बारे में ड्यूमा का ये कहना है कि भारत का जो समाज है, वो पूर्णतया शुद्धता और अशुद्धता के परस्पर विरोध पर आधारित है। यानी यहाँ का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो सिस्टम प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यानी अ, ये जो भारत का जो समाज है, पूरा जो सामाजिक व्यवस्था है यहाँ की, इसी शुद्धता और अशुद्धता के चारों जो है वो चारों ओर भ्रमण करती है। यानी इंडियन जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो पूरी तरह से प्योरिटी और पॉल्यूशन के सेंटर में है, यानी इसी पर आधारित है। और इस बारे में ड्यूमा स्पष्ट रूप से ये लिखते हैं अपनी बुक में कि जाति व्यवस्था का समानता और व्यक्तिवाद से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। ये जो व्यवस्था है, ये जो व्यवस्था है, वो गैर बराबरी की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में समानता का कोई लेना देना नहीं है। यानी जो पश्चिमी जो सामाजिक व्यवस्था है और जो पूर्वी जो सामाजिक व्यवस्था है, इसकी तुलना करते हुए ड्यूमा ने ये बताने का, ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जो वेस्टर्न जो सोशल सिस्टम है, जो पश्चिमी जो सामाजिक व्यवस्था है, वो भारतीय सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर आधारित है। ये शुद्धता और अशुद्धता क्या है, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन क्या है, इसका हम लोग विस्तार से आगे अध्ययन करेंगे। अभी आगे हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये जो होमो हायरार्किकस जो पुस्तक है, वो इस पुस्तक में कुल 11 अध्याय हैं। यानी ये जो उनकी पुस्तक है, वो 11 अध्यायों में विभाजित है। और इस पुस्तक की भूमिका में जो ड्यूमा है, वो लिखते हैं कि ये एक्चुअली ये जो बुक है, वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी। उन्होंने लिखा कि ये फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई जो उनकी मूल पुस्तक है, वो फ्रांस की जनता को प्रजातंत्र, समतावाद और व्यक्तिवाद के मूल्यों को समझाने में मददगार होगी। क्योंकि जो फ्रांस का जो सामाजिक व्यवस्था है, वो भारत की सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल अलग है। भारत का जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था है, वो
उसमें वो व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जो संपूर्ण जो जीवन प्रणाली है वो जाति के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किसके साथ क्या संबंध रखेगा, उसका व्यवसाय क्या होगा, वो अपने जीवन साथी का चुनाव किस समूह से करेगा, यानी ये सब कुछ जो है वो उसकी जाति के द्वारा निर्धारित होता है। वो किसकी पूजा करेगा, किससे किस तरह का संबंध रखेगा, यानी उसका जो सामाजिक संबंध होगा, जो सामाजिक सहवास होगा वो किस तरह का होगा, किसके साथ वो संबंध बनाएगा और किसके साथ वो सामाजिक दूरी बना करके रखेगा। ये पूरा का पूरा जो व्यक्ति का जो पूरी की पूरी जो जीवन प्रणाली है, उसका जो कंप्लीट वे ऑफ लाइफ है, वो जाति के द्वारा नियंत्रित होता है, जाति के द्वारा नियंत्रित होता है। यानी ड्यूमा ये बताना चाह रहे थे कि भारत में व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है, भारत में व्यक्तिवादी व्यवस्था नहीं है। यहाँ की जो पूरी व्यवस्था है वो जातिवादी व्यवस्था के द्वारा संचालित होती है, नियंत्रित होती है। अगर हम लोग ये जो 11 चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अगर हम लोग आपको अगर हम डिटेल में बताना चाहें तो अध्याय 1 में उन्होंने भारत में जो जाति व्यवस्था है उसको परिभाषित किया है। अध्याय 2 में उन्होंने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणा को विस्तार से समझाया है। इसी तरह से उनका जो अध्याय 3 है होमो हायरार्किकस का, उसमें संस्तरण और वर्ण की का जो सिद्धांत है उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने। अध्याय 4 जो है वो जाति और व्यवसाय से संबंधित है। अध्याय 5 में उन्होंने जो जातियों के जो विवाह से संबंधित जो नियम है उनका उल्लेख किया है। इसी तरह से अध्याय 6 में और सहवास की व्यवस्था, अध्याय 7 में उन्होंने शक्ति संरचना और प्रभु जाति के बारे में अपना विचार व्यक्त किया है। अध्याय 8 जो है वो जाति पंचायत से रिलेटेड है और अध्याय 9 में उन्होंने गैर हिंदुओं में सामाजिक संस्तरण का भी अध्ययन किया है और अध्याय 10 में उन्होंने यूरोप की जाति व्यवस्था और भारत की जो जाति व्यवस्था है उसका उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। और अध्याय 11 जो है वो उसमें उन्होंने निष्कर्ष और जाति व्यवस्था से रिलेटेड जो समकालीन जो आधुनिक जो प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन किया है। तो इस तरह से ये जो उनकी जो होमो हायरार्किकस जो बुक है वो काफ़ी एक बड़ी पुस्तक है और इस पुस्तक में उन्होंने इंडियन कास्ट सिस्टम को, यानी भारत की जो सामाजिक संरचना है उसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। तो अगर हम लोग उनकी होमो हायरार्किकस बुक को अगर हम समझना चाहें तो हम यहाँ पर आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स में उनके इस अध्ययन को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आशा है कि ये आपको समझ में आ जाएगी। यानी इन 5-6 बिंदुओं के आधार पर जो ड्यूमा का जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यहाँ की सामाजिक संरचना के बारे में जो उनका अध्ययन है उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको पहला पॉइंट दिख रहा है, विधि एवं सिद्धांत का नवीन परिप्रेक्ष्य। यानी ड्यूमा जो है उन्होंने इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते समय उन्होंने एक नए तरह की विधि का, एक नए तरह के अध्ययन प्रविधि का और सिद्धांत का उन्होंने प्रयोग किया है। अमूमन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भारत की सामाजिक संरचना का अध्ययन या जाति व्यवस्था का अध्ययन जो है वो ड्यूमा से पहले भी बहुत सारे विद्वानों के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने जो अध्ययन किया है वो फील्ड व्यू पर आधारित नहीं है। उनका जो अध्ययन है वो यूरोप में रह कर के ही उन्होंने भारत की सामाजिक व्यवस्था का, यहाँ की जाति व्यवस्था का अध्ययन किया था। लेकिन ड्यूमा ने क्या किया, ड्यूमा ने भारत में रह कर के उन्होंने यहाँ की जो सामाजिक संरचना है उसको समझने का, उसको जानने का प्रयास किया और उसके आधार पर उन्होंने अपना जो अध्ययन है, वैज्ञानिक जो निष्कर्ष है उसको प्रस्तुत किया है। तो इस अध्ययन में अपनी इस बुक में ड्यूमा ने भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसका अध्ययन करने में उन्होंने तुलनात्मक विधि को अपनाया है। तुलनात्मक विधि के अंतर्गत उन्होंने पश्चिम का समाज और पूर्व की समाज की जो संस्कृतियां हैं उनका अध्ययन किया है, उनकी तुलना किया है। यानी जो यूरोप की सामाजिक संरचना है और जो भारतीय सामाजिक संरचना है उसका अध्ययन किया है उन्होंने और
उस अध्ययन के बाद उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पूर्व की संस्कृति और पश्चिम की जो संस्कृति है, वो दोनों संस्कृतियाँ या दोनों जो सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, दोनों अलग-अलग हैं। जो पश्चिम का जो समाज है वो समतावादी है, समानता मूलक जो विचार पर आधारित है, जबकि जो भारत का समाज है, जो पूर्व का समाज है, वो जाति संस्तरण यानी कास्ट हायरार्की पर आधारित है। और यहाँ का जो समाज है वो पूरा का पूरा शुद्ध और अशुद्ध के मूल्यों पर आधारित है, और इसी के आधार पर जो हमारे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो चलती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यूरोप के समाजों में खुलापन पाया जा रहा है, यानी खुला सामाजिक स्तरीकरण पाया जा रहा है, ओपन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, लेकिन भारत में जो सामाजिक संस्तरण है वो क्लोज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, यहाँ पर बंद सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। तो भारत के सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, जो भारत में जो विद्यमान सामाजिक स्तरीकरण है, उसके बारे में ड्यूमा ने अपने अध्ययन में, अपनी बुक में ये बताया कि ये जो शुद्धता और अशुद्धता का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअली एक दोहरा उपागम है, यानी बाइनरी अप्रोच है। ये जो विचार है बाइनरी अप्रोच का, इस विचार को ड्यूमा ने बोगल से लिया हुआ है। बोगल एक मानव शास्त्री थे, जो यूरोप के एक बड़े मानव शास्त्रियों में उनका नाम आता है। तो बोगल से जो है वो बहुत इम्प्रेस थे लियो ड्यूमा, और उनसे प्रभावित होकर के ही उन्होंने जब इंडियन सोशल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि जो पूरा का पूरा जो संपूर्ण समाज है वो पवित्रता और अपवित्रता के दोहरे उपागम के ऊपर आधारित है। यानी उन्होंने ये बताने का ये प्रयास किया कि ये जो पूरा समाज है भारत का, वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तरफ शुद्ध लोग हैं, शुद्ध जातियां हैं, पवित्र जातियां हैं, यानी ऐसे लोग हैं जिनका कार्य, व्यवहार, आचरण या जिनका जो जीवन है वो पवित्रता पर आधारित है। और दूसरे तरफ वो लोग हैं, दूसरी छोर पे वो लोग हैं जो अशुद्ध हैं, जो गंदे काम करते हैं, यानी उनका व्यवसाय जो है वो घृणित है, वो अछूत हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो भारत की जो जातिवादी जो व्यवस्था है, जो भारत की जो सामाजिक संरचना है, वो शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर आधारित है, और इसी के आधार पर भारत की जो सामाजिक संरचना है वो ऊंच नीच में, शुद्ध अशुद्ध में, गोरे और काले में, सवर्ण और निम्न वर्ण में, इसी तरह से शक्तिशाली और कमजोर में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो भारत का समाज है वो दो भागों में बटा हुआ है, दोहरा उपागम है। यानी एक तरफ शक्तिशाली हैं, दूसरी तरफ कमजोर हैं। एक तरफ समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं, दूसरी तरफ निम्न वर्ग के लोग हैं। एक तरफ शुद्ध जातियाँ आती हैं और दूसरी तरफ जो है वो अशुद्ध जातियाँ आती हैं। तो इस तरह से भारत का जो सामाजिक संस्करण है वो शुद्धता और अशुद्धता की परस्पर विरोधी जो मूल्य व्यवस्था है उस पर आधारित है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो भारत का जो सामाजिक संस्करण है वो एक्चुअली शुद्धता और अशुद्धता के परस्पर विरोध पर आधारित है। यानी जो दो भाग हैं, दो जो अलग-अलग वर्ग बन रहे हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध, ये दोनों जो हैं दोनों दोनों में जो अंतर है, दोनों में अंतर इस कारण से है कि दोनों के जो कॉन्सेप्ट हैं, दोनों के जो मूल्य हैं वो परस्पर विरोधी हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो अपने आप को शुद्ध मानते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो जिनको कि लोगों ने अशुद्ध मान लिया, जिनको कि लोगों ने निम्न मान लिया, या जिनको कि लोगों ने कमजोर वर्ग के रूप में, या कह लीजिए कि समाज के सबसे निचले पायदान के रूप में उनको स्थापित कर दिया है। तो इस तरह से ये जो उन्होंने अपने अध्ययन में एक तरह से नया दृष्टिकोण, नई पद्धति को अपनाया है। दूसरी जो उनकी जो प्रमुख विशेषता है, या होमो हायरार्किकस को लेकर के जो उन्होंने दूसरा जो प्रमुख बात बताई है, वो है जाति संस्करण की समग्रवादी प्रवृत्ति। या जो इंडियन जो कास्ट सिस्टम है उसकी प्रकृति को उन्होंने बताने का प्रयास किया, और उन्होंने बताया कि भारतीय जो जाति व्यवस्था है उसकी जो संरचना है
को जब आप देखेंगे तो इसमें आपको समग्रतावादी प्रकृति दिखाई पड़ती है। यानी जो जाति की जो प्रकृति है वो होलिस्टिक है। यानी इस व्यवस्था में जो व्यक्तिवादी जो विचारधारा है उसका कोई स्थान नहीं है। यानी जाति व्यवस्था में एक तरफ शुद्ध है और दूसरी तरफ अशुद्ध है, और ये दोनों जो जातियां हैं पूरा का पूरा जो समाज है इसी शुद्धता और अशुद्धता में समेटे हुए हैं। यानी भारत का पूरा जो समाज है वो शुद्धता और अशुद्धता में समाहित हो जाता है। एक तरफ जो शुद्ध जातियां हैं और दूसरी तरफ अशुद्ध जातियां हैं, और इन दोनों को मिला कर के ही पूरा का पूरा जो समाज का सिस्टम, समाज का जो ढांचा है वो बनता है, वो निर्मित होता है। तो इसी तरह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूमा ये बताना चाह रहे थे कि भारत की जो जाति व्यवस्था है वो शुद्धता एवं अशुद्धता की विषमता पर आधारित है, और ये जो व्यवस्था है वो समग्रवादी व्यवस्था है। इसमें व्यक्तिवाद का कोई स्थान नहीं है, उसकी कोई जगह नहीं है, और ये एक्चुअली एक संस्तरण की व्यवस्था है जिसमें एक जाति का जो स्थान होता है वो निश्चित होता है, और वो स्थान लगभग लगभग अपरिवर्तनीय होता है। वो किसी तरह से अपने इस स्थान में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं कर सकती है, कोई बदलाव नहीं कर सकती है। यानी उनका सामाजिक संस्तरण में जो भी जाति का जो स्थान होता है वो परमानेंट होता है, वो निश्चित होता है, उसमें किसी तरह का कोई फेरबदल, कोई बदलाव, अंतर नहीं किया जा सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बताई उन्होंने कास्ट स्टडी में, अपने जाति संस्तरण का जो उन्होंने अध्ययन किया है उसमें बताया उन्होंने कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो व्यक्तिवाद के विरोध पर आधारित है। यानी भारत की जो जाति व्यवस्था है वो व्यक्तिवाद के बुनियाद पर टिकी हुई है। ये जो यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें जातियां जो हैं वो अपने सदस्यों के ऊपर नियंत्रण रखती हैं, कह लीजिए कि पूर्ण नियंत्रण रखती हैं, और इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति को जाति से अलग विचार करने और कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन जाति के द्वारा नियंत्रित होता है और उसी के द्वारा संचालित होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में व्यक्ति क्या खाएगा, क्या पहनेगा, उसकी पूजा पद्धति क्या होगी, उसका जीवन यापन करने का व्यवसाय क्या होगा, और वो अपना विवाह किस समूह से करेगा, सब कुछ व्यक्ति की इच्छा अनुसार ये जो है ये सब कुछ जो है वो समाज की इच्छा के अनुसार, या कह लीजिए कि उसकी जाति की इच्छा के द्वारा ही निर्धारित होता है, उसी के द्वारा निश्चित होता है। इसमें व्यक्ति की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल, कोई बदलाव नहीं कर सकता है, उसको इस तरह की कोई छूट नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंडियन जो सोशल सिस्टम है वो एक तरह का बंद सामाजिक व्यवस्था है, बंद सामाजिक स्तरण है। इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपका सोचना, विचारना, कार्य करना, आपका पहनावा, आपका खाना पीना और सब, आपका धर्म, आपका व्यवसाय, सब कुछ आपकी जाति के द्वारा निर्धारित होता है, उसी के द्वारा नियंत्रित होता है। एक महत्वपूर्ण बात जो ड्यूमा बताते हैं भारत की जाति व्यवस्था के बारे में, कि ये जो व्यवसाय का जो बंटवारा किया गया है, जो विभिन्न जातियों के लिए जो अलग-अलग जो व्यवसाय जो निर्धारित किए गए हैं, या कह लीजिए कि उनका जो पेशे के चुनाव पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये जो कार्यों का जो बंटवारा है, यानी जो श्रम विभाजन है, वो उनके आर्थिक आधार पर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि इसका जो आधार है वो सामाजिक सांस्कृतिक होता है। यानी एक जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न जातियों का जो व्यवसाय होगा वो परंपरा के द्वारा निर्धारित होता है, और ये व्यवस्था पूरी तरह से जो उस समाज के जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य होते हैं उन मूल्यों के आधार पर ये निर्धारित होता है कि किस जाति के लिए कौन सा कार्य निर्धारित किया जाएगा। यानी कौन सा जाति जो है वो किस प्रकार का कार्य करेगा, ये जो है उस समाज में जो प्रचलित जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके द्वारा निर्धारित होते हैं, उनके द्वारा निश्चित होते हैं। अब अगर भारत की बात करें तो भारत में जो ब्राह्मण हैं उनका व्यवसाय कर्मकांड, पूजा पाठ और उपदेश देना निर्धारित कर दिया गया।
क्षत्रिय जो हैं वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, वैश्य जो है वो उद्योग व्यापार का क्या कार्य करते हैं, जबकि शूद्र जो है वो नौकर का कार्य करते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो कार्यों का जो बँटवारा किया गया, ये कार्यों का बँटवारा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर किया गया। क्योंकि आप जानते हैं जैसा जो जाति व्यवस्था का जो परंपरागत सिद्धांत कहता है, जिसमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में लिखा गया कि ब्राह्मणोऽसि मुखमासी द्वाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद् वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। यानी इस यानी जाति व्यवस्था के का जो वैदिक सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया कि जो जाति व्यवस्था है वो ईश्वरीय रचना है, भगवान की देन है, और भगवान ने अपने जो है वो मुख से ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की भुजाओं से, उदर से वैश्य की और अपने पैर से शूद्र की रचना की है। तो चूंकि एक्चुअली में जो मुख है, सिर है, वो सबसे ऊपर होता है, और इस कारण से ब्राह्मणों को सामाजिक संस्तरण में सबसे ऊपर का स्थान दे दिया गया। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं तो नंबर 2 का स्थान उनको मिल गया, और तीसरे नंबर पर जो है वो पेट आता है, इसलिए वैश्य नंबर 3 पर हो गए। और चूंकि पैर जो है, शूद्र जो है जिनकी उत्पत्ति पैर से हुई है, और पैर चूंकि सबसे नीचे होता है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था में उनको सबसे नीचे का स्थान दिया गया, और उनके लिए जो कार्य दिया गया, वो कार्य जो उनको कार्य सौंपा गया, वो कार्य सबसे निम्न कोटि का, सबसे अपवित्र कह लीजिए, और सबसे घृणित कार्य होता था। यानी जो जातियाँ और जो दूसरी जातियाँ जो कार्य नहीं करती थी, उन कार्यों को इन जो शूद्र वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के जो लोग थे, उनको सौंप दिया गया, उनको उनको ये ज़िम्मेदारी दे दी गई। तो इस तरह से ये जो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि जो जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो श्रम विभाजन है, ये श्रम विभाजन जो है वो आर्थिक आधार पर निर्धारित नहीं होता है, बल्कि ये जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर निर्धारित होता है। एक महत्वपूर्ण बात जो जिस पर चर्चा किया जाना बहुत ज़रूरी है, जो जिसको मैंने शुरू में आपसे बताया था कि जो भारत की जो जाति व्यवस्था है, वो शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर आधारित है। यानी जो टोटल का जो इंडियन सोशल स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली प्योरिटी और पॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। यानी ड्यूमा अपने अध्ययन में ये बताने का प्रयास करते हैं कि शुद्धता और अशुद्धता की जो धारणा है, वो जाति के केंद्र में निहित है। यानी भारत की जो संपूर्ण जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, वो इसी शुद्धता और अशुद्धता के चारों ओर जो है वो संचालित होती है। तो आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें आप देख रहे होंगे कि जो ऊपर जाति व्यवस्था है और नीचे सामाजिक संस्तरण लिखा है। और ये जो सामाजिक व्यवस्था हमारा जो सामाजिक संस्तरण है, या जो हमारी जाति व्यवस्था है, इसके सेंटर में शुद्ध जातियाँ हैं। इसमें इसके सेंटर में शुद्धता यानी शुद्धता और अशुद्धता की कॉन्सेप्ट है। इसमें सबसे ऊपर जो है वो शुद्ध जातियाँ हैं, और सबसे नीचे जो है वो अशुद्ध जातियाँ हैं। तो पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा है हमारा, वो शुद्धता और अशुद्धता के ऊपर आधारित है, उसी के ऊपर केंद्रित है। अब ये शुद्धता और अशुद्धता को भी ड्यूमा ने 2 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप भारतीय सामाजिक संस्करण को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो पवित्रता या अपवित्रता, या दूसरे शब्दों में हम लोग इसको बोले कि शुद्धता और अशुद्धता की जो धारणा है, वो एक्चुअली एक रिलेटिव पोजीशन है, सापेक्षिक स्थिति है। यानी ड्यूमा के अनुसार शुद्ध वह है जो सबसे कम अपवित्र है, और शुद्ध को हमेशा अशुद्ध से दूर रहना चाहिए। यानी ये जो धारणा है कि शुद्ध वह है जो सबसे कम अपवित्र है, और शुद्ध को हमेशा अशुद्ध से दूर रहना चाहिए। इस धारणा के आधार पर ही जो पूरा का पूरा जो जाति व्यवस्था से संबंधित जो सभी पक्ष हैं, उनका पद सोपान क्रम निर्धारित होता है। यानी जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों का जो क्रम होगा, उनका जो स्थान होगा, इसी शुद्ध और अशुद्धता की भावना के ऊपर आधारित होता है। जो जाति जितना शुद्ध होगी,
जितना पवित्र होगी उतना ही उच्च स्थान उसको प्राप्त होगा, और जो जाति जितना अशुद्ध होगी, जितना अपवित्र होगी, क्रमशः उसका जो स्थान है वो अल्टरनेट जो है वो धीरे-धीरे नीचे की ओर जो है वो गिरता चला जाएगा। यानी शुद्ध जो जातियाँ हैं वो सबसे ऊपर के क्रम में हैं और संस्तरण के सबसे ऊपर ऊपर के पायदान में आती हैं, और जो अशुद्ध जातियाँ हैं वो सबसे निचले क्रम पर आती हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यूमा ने भारत की जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो विद्यमान यहाँ पर शुद्धता और अशुद्धता की भावना है, इसको उन्होंने 2 रूपों में कृत किया है, अस्थाई और अस्थाई। यानी शुद्धता जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक अस्थाई शुद्धता और दूसरी है अस्थाई शुद्धता। इसी तरह से अशुद्धता भी 2 भागों में उन्होंने बाँटा है। अशुद्धता को नंबर 1 अस्थाई शुद्धता और नंबर 2 है अस्थाई शुद्धता। यानी शुद्धता और अशुद्धता की जो कॉन्सेप्ट है वो 2 भागों में बटी हुई है, अस्थाई और अस्थाई। तो इसको हम लोग डिटेल में हम आपको समझा देते हैं कि अस्थाई शुद्धता क्या है, अस्थाई शुद्धता क्या है, अस्थाई अशुद्धता क्या है और अस्थाई अशुद्धता क्या है। तो जैसे कि पहले नंबर पे उन्होंने कहा कि अस्थाई शुद्धता यानी परमानेंट प्योरिटी। ड्यूमा का ये मत है, उनका ये कहना है कि जाति संस्तरण में शुद्ध जातियां सबसे ऊपर हैं, क्योंकि उनकी जो शुद्धता होती है वो परमानेंट होती है, वो अस्थाई होती है। उसमें उनकी जो शुद्धता है वो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है, इसमें किसी प्रकार का कोई गिरावट उनके अंतर्गत नहीं आती है। यानी ड्यूमा ये बताना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों का जो स्थान होगा वो उस समाज के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर होगा, और इस व्यवस्था के अनुसार जो सबसे अधिक शुद्ध जाति होंगी, यानी जो अस्थाई शुद्ध होंगी, जो पवित्र होंगी, उनका सामाजिक संस्तरण में सबसे ऊपर स्थान होगा। और ये सबसे ऊपर स्थान उनको, यानी जैसे अगर हम लोग परंपरागत भारतीय जाति व्यवस्था की बात करें तो इस व्यवस्था में जो ब्राह्मण का जो स्थान है वो सर्वोच्च है, क्योंकि ये जो जाति है वो सबसे शुद्ध जाति मानी जाती है और इनकी शुद्धता भी अस्थाई होती है। यानी ये जो जातियां हैं, यानी जो ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, इनकी जो शुद्धता है वो जीवन पर्यंत बनी रहती है, और इस कारण से इनका जो सामाजिक संस्तरण में जो इनका स्थान होता है वो भी हमेशा हमेशा के लिए उच्च बना रहता है। तो यहाँ पर ये क्लियर आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अस्थाई शुद्धता का मतलब होता है कि अस्थाई शुद्धता का मतलब ऐसी शुद्धता से है कि जो शुद्धता चिरकाल तक, लंबे समय तक बनी रहती है। तो अब जब ये जो ब्राह्मण लोग हैं, जब इनकी शुद्धता भी चिरकालिक है, वो हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध रहते हैं, वो कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, कभी अपवित्र नहीं होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि सामाजिक संस्तरण में जो शुद्ध जातियां हैं उनका स्थान सबसे ऊपर आता है, तो चूंकि ब्राह्मण ऑल टाइम जो है वो प्योर हैं, इसलिए इनका जो स्थान है सर्वोच्च हो जाता है, संस्तरण में सबसे ऊपर के क्रम पे आते हैं, और बाकी की जो जातियां हैं वो इनके नीचे आती हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ब्राह्मण सबसे ऊपर है, उनके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, फिर शूद्र है। ऐसा इसलिए है कि ये जो ब्राह्मण है वो सबसे अधिक शुद्ध है, उनकी जो शुद्धता है वो अस्थाई है। क्षत्रिय दूसरे नंबर पे आते हैं, क्यों? क्योंकि वो शुद्ध हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो शुद्धता है वो अस्थाई नहीं रह जाती, यानी उनके अंतर्गत आ जाती है, यानी शुद्धता भी कभी कभी भंग हो जाती। यानी ड्यूमा ये बताना चाह रहे थे कि सामाजिक संस्तरण में जो शुद्ध जातियां हैं वो सबसे ऊपर होती हैं, लेकिन कभी कभी निम्न जातियां भी पूजा पाठ करके, यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं। तो इस तरह से आंशिक शुद्धता के कारण वे सामाजिक पद सोपान क्रम में अपने स्थान को ऊपर उठा सकते हैं। यानी ये जो अभी जैसे मैंने आपको बताया अस्थाई शुद्धता का मतलब होता है कि ये जो अस्थाई शुद्धता जो ब्राह्मण और क्षत्रियों से संबंधित होती है, और ये जो है वो ये जो जातियां ऐसी जातियां होती हैं जिनकी शुद्धता जो है वो परमानेंट हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है।
अस्थायी शुद्धता जो है, वो अस्थायी शुद्धता का मतलब होता है कि ऐसी शुद्धता जो निम्न जातियों से संबंधित होती है। यानी ड्यूमा ने ये बताने का कोशिश किया कि जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो भी पूजा पाठ करके, यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि करके अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी ये जो शुद्धता होती है वो अस्थायी होती है। यानी जब तक ये धार्मिक अनुष्ठान चल रहा होता है तब तक वो उतनी देर के लिए ये जातियाँ जो हैं वो शुद्ध मान ली जाती हैं, लेकिन जैसे ही धार्मिक अनुष्ठान समाप्त हो जाता है तो उनकी शुद्धता भी समाप्त हो जाती है। कहने का हमारा आशय है कि उनकी जो शुद्धता है वो अस्थायी होती है, टेम्पररी प्योरिटी होती है। समझ गए मेरी बात? आप समझ रहे होंगे कि अस्थायी शुद्धता का मतलब है कि वो ऐसी शुद्धता जो हमेशा बनी रहती है, उसमें गिरावट नहीं होती है। और अस्थायी शुद्धता का मतलब यानी जो अस्थायी शुद्धता है वो उच्च जातियों से संबंधित है, और अस्थायी शुद्धता जो है वो निम्न जातियों से संबंधित है। ड्यूमा ने देखा कि कभी-कभी जो निम्न जाति के जो लोग हैं वो उच्च जातियों के जो जीवन प्रतिमान है उनको, उनकी नकल करके, उनके पूजा पाठ, उनके यज्ञ हवन अनुष्ठान आदि को करके वो अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करते हैं। यानी आंशिक रूप से वो अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, और इस कारण से अशुद्ध होने के बाद वो थोड़ी उनकी जो सामाजिक संरचना में उनका जो स्थान है वो थोड़ा-सा ऊपर ज़रूर हो जाता है, लेकिन उनका जो स्थान है वो ऊपर इसलिए नहीं उठ पाता है क्योंकि उनकी जो शुद्धता होती है वो टेम्पररी होती है। जब तक ये अनुष्ठान चल रहा होता है तभी तक वो शुद्ध रहते हैं, उसके बाद फिर वो अशुद्ध हो जाते हैं, और इस कारण से उनका जो स्थान है वो पुराना वाला स्थान उनका बना रहता है। इसी तरह से ड्यूमा ने अशुद्धता को भी दो भागों में विभाजित, जो अस्थायी शुद्धता यानी जो टेम्पररी प्योरिटी है, ये उच्च जातियों से संबंधित है। आप यहाँ पर क्लियर समझ लें कि जो अस्थायी शुद्धता है वो उच्च जातियों से संबंधित है, अस्थायी शुद्धता जो है वो उच्च जाति, यानी अस्थायी शुद्धता और अस्थायी अशुद्धता ये उच्च जातियों से संबंधित है, और अस्थायी शुद्धता और अस्थायी अशुद्धता ये जो कॉन्सेप्ट है वो निम्न जातियों से संबंधित है। अब ये अस्थायी अशुद्धता क्या है, इसके बारे में ड्यूमा लिखते हैं कि जो अस्थायी अशुद्धता है ये उन्होंने कहा कि जो सामाजिक संस्करण में जो उच्च स्थान पर जो विराजमान जातियां हैं, यानी जो उच्च जातियां हैं, वो जातियां भी, यानी जो जो अस्थायी रूप से शुद्ध जातियां हैं वो जातियां भी कभी-कभी कुछ समय के लिए अशुद्ध हो जाती हैं। यानी जब वो कुछ समय के लिए अशुद्ध हो जाती हैं तो उनकी इस अशुद्धता को ड्यूमा जो है वो अस्थायी अशुद्धता बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चे के जन्म के समय 21 दिन का छूत होता है। किसी की मृत्यु हो जाने पर हम लोग जो है वो 13 दिन की अशुद्धता आ जाती है, या स्त्रियों के मासिक धर्म के समय 1 सप्ताह का जो है उनको अछूत मान लिया जाता है। तो इस तरह से इतने दिन, यानी ये जो अशुद्धता होती है वो टेम्परेरी होती है, अस्थायी होती है, और इस निश्चित अवधि के बीत जाने के बाद ये जो जातियाँ हैं वो पुनः जो है वो शुद्ध मान ली जाती हैं, पवित्र मान मान ली जाती है। यानी इनकी जो अशुद्धता होती है वो अस्थायी होती है। इसके बाद आता है दूसरा है इसमें, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अस्थायी अशुद्धता का, परमानेंट इम्प्योरिटी का। अस्थायी अपवित्रता क्या है? इस बारे में ड्यूमा बताते हैं कि जो अस्थायी अपवित्रता की जो कॉन्सेप्ट है, ये सामाजिक संस्करण के सबसे निचले क्रम पर स्थित जो जातियां हैं उनसे संबंधित होती हैं। यानी इन जातियों की जो अशुद्धता होती है वो चिरकालिक होती है, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये जो निम्न जातियां हैं वो हमेशा हमेशा के लिए अशुद्ध बनी रहती हैं, ये शुद्ध नहीं हो सकती हैं, और इस कारण से सामाजिक संस्करण में इनका जो स्थान है वो भी हमेशा हमेशा के लिए निम्न बना रहता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया है कि जो उच्च जातियां हैं उनका सामाजिक संस्करण में स्थान उच्च इसलिए बना रहता है क्योंकि वो स्थायी शुद्ध होती हैं, और जो
निम्न जातियां हैं उनका सामाजिक संस्तरण में निम्न क्रम पर उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि उनकी जो अशुद्धता है वो अस्थाई होती है, वो जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो हमेशा अशुद्ध बनी रहती हैं। तो हमेशा अशुद्ध रहने के कारण, हमेशा घृणित और निम्न जो है वो स्तर का कार्य करने के कारण सामाजिक संस्तरण में इनका जो स्थान है वो भी निम्न स्तर पर पाया जाता है। और जो उच्च जातियां हैं वो परमानेंटली प्योर होती हैं, अस्थाई शुद्ध होती हैं। इस कारण से वो उनका जो सामाजिक संस्तरण में जो स्थान होता है वो हमेशा हमेशा के लिए उच्च स्थान पर बना रहता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ड्यूमा ने संस्तरण को भारतीय जाति व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता के रूप में स्पष्ट किया है। और ये जो संस्तरण है वो शुद्धता और अशुद्धता की धारणा पर आधारित है। उन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का उन्होंने जो अध्ययन किया, मैंने आपको बताया था कि उन्होंने दक्षिण भारत में तमिलनाडु में के जो परमलाई में कल्लार जाति का अध्ययन किया था, और उन्होंने उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गांव का अध्ययन किया था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों का उन्होंने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया, और इस आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया कि पवित्रता और अपवित्रता की जो भावना है वो पूरे भारत में विद्यमान है। और इस आधार पर जो विभिन्न जातियों के बीच में एक दूसरे के साथ खान पान को लेकर के, उनके साथ उठने बैठने, छूने, विवाह और व्यवसाय आदि के जो नियम हैं उसमें आपको इस तरह की पवित्रता और अपवित्रता की भावना को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंत में ड्यूमा ने भारत और यूरोप की सामाजिक संरचना में मौलिक अंतर को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक संस्तरण का एक विशेष स्वरूप है, जो कि यहाँ की संरचना हिंदू धर्म द्वारा पोषित अथवा समन्वित सिद्धांत के रूप में विद्यमान है। तो इस तरह से उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट में, अपने पूरे के पूरे अध्ययन में अशुद्धता और शुद्धता और अशुद्धता को अपने अध्ययन के केंद्र में रखा है। और उनके हिसाब से पूरा का पूरा जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है वो इसी शुद्ध या पूरा का पूरा जो जाति संस्तरण है वो शुद्धता और अशुद्धता की कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। और इसी के आधार पर जातियों के खान पान को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, उनके उठने बैठने, विवाह और व्यवसाय आदि के जो नियम है वो निर्धारित होते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो के माध्यम से आशा है कि आप ड्यूमा का जो होमो हायरार्किकस है, यानी उनका जो जाति व्यवस्था के बारे में जो विचार हैं, उनकी जो जाति संस्तरण की जो कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ पाए होंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जितना हमको आता है उतना मैंने आपको प्रयास किया है कि आपको हम अच्छे से समझा सकें। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा, और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हमारे पास ज़रूर प्रेषित कीजिएगा। अंत में हम कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने मित्रों के बीच में इसे शेयर भी करिए, जिससे और भी लोग जो है वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी को मेरी बात को अंत तक सुनने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।